देखिए, विदेश में जाके देश की आलोचना करने की परंपरा किसने शुरू की? वो श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जब उन्होंने विदेश की धरती पे कहा कि 2014 से पहले की स्थितियां ऐसी थी कि भारत में जन्म लेना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती थी। मुझे नहीं याद है कि किसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी से पूर्व कभी विदेश के धरती पर इस तरह से भारत के बारे में ऐसी टिप्पणी की हो। भारत के जो राजनीति होते थे वो भारत के सीमा के भीतर होते थे, लेकिन वो मोदी जी ने अपने ढंग से शुरुआत की थी कि हम ही आए और हमने ही भारत का निर्माण किया है। एक चीज मैं आपको बता दूं G20 को लेके, कि G20 को लेके जिस तरह से मोदी जी राष्ट्रवाद का तड़का लगाना चाह रहे हैं, लगाना तो वो राष्ट्रवाद का तड़का लगाना चाह रहे हैं, वो विश्व गुरु की छवि बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जनमानस में इसके उल्टी चीज हो रही है। मैं कई जगह पे, कई झुग्गियों में मैं गया, वहां से मैंने लोगों से बातचीत की। हमें कुछ हिमाचल प्रदेश के लोग मिल गए, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो मोरक्को के भूकंप को लेकर इतनी संवेदना प्रकट कर दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर अब तक केंद्र सरकार आंखें बंद करके रखी हुई है। तो खूब जो प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का मदद नहीं मिल रहा है। यानी सोचिए कि जो घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं अगर, कि प्राकृतिक आपदा को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चीजें होंगी उसमें हम लोग पूरी दुनिया में सहयोग करेंगे, लेकिन वो हमारे जो संघीय ढांचा है वहां पे एक राज्य में चूंकि कांग्रेस की सरकार बन गई है, वो वहां मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छी बात, आप मोरक्को में मदद कीजिए, आप नेपाल में भी मदद कीजिए, लेकिन अगर बार बार हिमाचल प्रदेश मांग कर रहा है कि उनके आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और केंद्र सरकार मदद करे, तो वहां पर भी तो अपने दिल को बड़ा कीजिए। जिस तरह प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं कि हम विश्वगुरु के छवि में बने हुए हैं, उसमें किस रूप में देख रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, यहाँ के लोग अभी, आप सारे टीवी चैनलों पर देखा होगा कि क्या डिशेस में क्या वो थाली किस प्रकार की होगी, क्या क्या जो है कि वो 56 भोग के क्या क्या भोग लगाए जाएंगे। वो जनता को ये स्टोरी सुनाई जा रही है, जिनके पास अभी 1 जून का वो खाना खा रहे हैं, उनको अगले जून के खाना के बारे में नहीं पता है कि वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हंगर इंडेक्स इसकी तस्दीक करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काफी आसान काम है कि कोई ग्लोबल रिपोर्ट अगर मोदी जी के फेवर में आ जाए तो भारत विश्व गुरु बन गया, लेकिन अलग अलग अगर इंडेक्स जो है कि वो उसमें भारत पीछे हो जाए तो वो जो है कि वो भारत के विरुद्ध जो है कि विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र की स्थिति है। तो आप जब, मुझे याद है इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं 1911 का राज दरबार, जब जॉर्ज पर्सन दिल्ली आए हुए थे और उनके लिए भव्य राज दरबार सजाया गया था, लेकिन उसी समय देश के अलग अलग हिस्से में भीषण सूखे की स्थिति थी और उसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक भारी चिंगारी की स्थिति पैदा की थी राजीव जी, 1911 के राज दरबार की स्थिति में। तो ये जो अभी जो G20 की बैठक चली है, देश बेरोजगारी से परेशान है, देश महंगाई से परेशान है, गरीबी से परेशान है, और वहां पर आप इस प्रकार का एक आयोजन कर रहे हैं, अपने नाम को महिमा मंडित करने के लिए आप विश्वगुरु बन रहे हैं। ये तमाम चीजें लोगों को अच्छी लग सकती थी जब लोगों को 2 जून की रोटी मिल जाती। इनको लग रहा है कि ये शायद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा दे रहे हैं। अरे वो मुफ्त राशन भी नहीं पहुंच रहा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शासन है वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाले की स्थिति बनी हुई है। तो आप वो भी राशन जो है कि वो दुकान में पहुंच जा रहा है, वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। और देखिए, जो पर्देदारी की बात करते हैं हम लोग, वो पर्देदारी की स्थिति तो सोचिए कि आप 5 दिनों से मणिपुर में जो है कि पूरी तरह से जो है कि वहां पर कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। जबरन लोगों को उठा उठा के कहीं पे जाके जानवरों की तरह बांध बांध के किसी घर में पैक कर दिया गया है। तो दिल्ली में कुत्तों के साथ जो स्थिति हुई है वो चीजें हम लोग मणिपुर में देख रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो है G20 के कारण से जो ये अपनी छवि को बनाना चाह रहे थे, वो छवि कहीं कहीं उल्टी पड़ती बन गई। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें आपने निमंत्रण नहीं दिया। क्या संदेश दिया जब आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र की आवाज की धुरी बन रहे हैं? फिर दुनिया राहुल गांधी के बात में क्यों ना विश्वास करे, जब वो राहुल गांधी एक एक संवाद कर रहे हैं उसमें हर कुछ वो बाय फैक्ट रख रहे हैं, एक भी फैक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है उनकी, वो पूर्णतः तथ्यता सही हो जा रहे हैं। तो वो स्थितियां ऐसी, आप सोचिए कि अब इन्होंने विवाद नया खड़ा कर दिया, भारत और इंडिया का विवाद खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही कहा गया, तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो भी ट्वीट कर रहे हैं उसमें अभी भी राजीव जी वो इंडिया शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। जो दलित समुदाय है वो तो काफी ज्यादा नाराज है कि भाई भीमराव अंबेडकर को आपने उनका अपमान किया, इंडिया दैट इज भारत जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में विस्तृत बहस की कि भाई हिंदी में भारत कहिए, अंग्रेजी में इंडिया कहिए। तो इनको हर प्रकार से G20 के नाम पे, जो राष्ट्रवाद के नाम पे जो तड़के का ये लाभ लेना चाह रहे थे, जो आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं, ये G20 इनके माथे पे बोझ बन गया। आप यकीन रख लीजिए इसको, ये एकदम बिल्कुल जमीनी स्थिति बता रहा हूं आपको। राहुल गांधी ने साबित कर दिया। आप लगातार 24 घंटा सनातन के मामले को लेकर उठते रहते हैं, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया।
कि उन्होंने वेद भी पढ़े हैं, उपनिषद भी पढ़े हैं, तमाम तरह की चीजें पढ़ी हैं। और सच में सच्चा सनातन जो है वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सच्चा सनातन सबको जोड़ के आगे बढ़ने की बात करता है। वो कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता, वो कभी भी ध्रुवीकरण की बात नहीं करता, वो कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला करने की बात नहीं करता। और आज जो तमाम चीजें हो रही हैं वो हमारे संविधान के ऊपर झटका है, वो हमारे सनातन के मूल्यों के ऊपर झटका है। और वो राहुल गांधी बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, आप उसमें कट्टरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसमें कि मैं मानता हूं पूरी तरह से कि विश्वगुरु बनने के प्रयास में, विश्वगुरु तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग सी उपाधि है। भारत में 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके सामने में ये कैसे टिकेंगे, उसी को उपाय करना वही बहुत है। पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में ये चीजें छप रही है कि भारत में मीडिया की स्थिति क्या है, भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक कठिन चीज है। अब ये दुनिया ने मान लिया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी है तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। अब स्पष्ट हो गया कि अगर अमेरिकी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो बाइडेन कहेंगे कि नहीं अब वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो भारत की स्थिति कैसी हो चुकी है। तो बिना प्रेस के हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं। तो मोदी जी को सच्चाई पता है कि अब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी ज्यादा ही बोलने के चक्कर में कहीं हमें फंसने की स्थितियां ना आ जाए। देखिए, दो तीन चीजें मैं बड़ी स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि इस समय मोदी जी अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए जो है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार में ऐसी गलत नीतियां उन्होंने चुनी है जिस कारण से जो आपका हेडिंग है कि चौतरफा फंस गया है मोदी जी, वो चौतरफा फंसने के पीछे कोई और नहीं है जिम्मेदार। चौतरफा फंसने के पीछे उनकी अहंकारी नीतियां। 140 करोड़ का एक बड़ा सा देश है और वहां पे आप मनमाने ढंग से फैसला लेते हैं। हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम कुछ ऐसी नीतियां बनाए कि अगले वर्ष इलेक्शन में हमें लाभ हो जाए जी। लेकिन आप स्थिति देख लीजिए, उन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में किया और महाराष्ट्र की जमीनी स्थिति यह है राजीव जी कि चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 48 में से 41 सीटें एनडीए लेके गई थी और इस बार वो सीटें वो दहाई के आंकड़े में जाना असंभव मामला है। दहाई 9-10 की संख्या में तब पहुंच सकता था, लेकिन जिस तरह से मराठा आरक्षण का भी मामला आ गया है तो वो 5-6 सीटों पर सिमट जाना एक वो वैसी सच्चाई है जैसे हम लोग घोसी के मामले में देख रहे थे कि तमाम दावे हो रहे थे बीजेपी की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। महाराष्ट्र लोकसभा के मामले में लोगों को चौंकाने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मामले पे बीजेपी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तमाम गोदी मीडिया में हम लोग चर्चा देखते हैं कि अभी भी सचिन पायलट और जो है कि अशोक गहलोत के संघर्ष की कहानी करता है, लेकिन आप जैसे ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहां चर्चा इसकी नहीं है। वहां पे क्योंकि उसको तो बाइंड अप कर दिया गया कहीं कहीं यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, लेकिन राजस्थान के भीतर गुटबंदी की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी की चर्चा है। मध्य प्रदेश में गुटबंदी की चर्चा है तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी की चर्चा है। स्थितियां ये है कि ये तभी मोदी जी इस चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई चुनाव पहले करा लिया जाए, आगे करा लिया जाए, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वहां पे भी मोदी जी को वही झटका लगना है जो अभी उपचुनाव में लगा है। तो ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? ये स्थितियां इसलिए आ रही हैं कि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं बन पाया था और इस बार गठबंधन काफी शानदार तरीके से बना है। जब वो दृश्य आज हम लोगों ने सुबह सुबह देखा है, देखिए वो एक तो टीम इंडिया का गठबंधन, और इस देश की जब भी चर्चा होगी भारत की तो इसमें चाहे आप इंडिया का नाम ले लीजिए और गांधी के नैतिक मूल्य ले लीजिए, इन दोनों के बिना इस देश का परिचय पूरा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी आपके कार्यक्रम में बताया था है, थोड़ी देर पहले जो बाइडेन ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज रूटेड इन महात्मा गांधीज प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी के प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को उन्होंने बताया साफ साफ, और ट्रस्टीशिप दैट इज शेयर्ड बिटवीन आवर कंट्रीज एंड फॉर आवर शेयर्ड प्लैनेट, ये कह करके बता करके यहाँ से गए हैं। गांधी जी को याद दिला के और बोले कि हम गांधी जी के कारण ही आए हैं। ये साफ इनके लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं यही चीज कह रहा हूं। बिल्कुल, देखिए ये पूरे दुनिया जानती है कि भारत की आज जो भारत की प्रतिष्ठा है पूरे दुनिया में वो गांधी जी के कारण ही है। और गांधी जी जितने प्रासंगिक अपने समय काल में नहीं थे, आज चाहे आतंकवाद का समस्या और तमाम जो ग्लोबल समस्याएं हैं, उन हर समस्याओं के समाधान के लिए अगर कहीं जाना है, आपको जलवायु परिवर्तन से संघर्ष करना है तो आपको गांधीवाद में जाना पड़ेगा, आपको ग्लोबल क्राइसिस को रोकना है तो आपको गांधीवाद में जाना पड़ेगा। यही कारण है कि मोदी जी की मजबूरी है कि दिल में वोट से और फिर भी जो है कि उनको राजघाट जाना पड़ता है, उनको तमाम जगह पे दुनिया भर में जाना पड़ता है। वो भले नाटक कर दे कि मैं तो उन्होंने पहले भी कहा था कि जो बयान दिया है साध्वी जी ने, भाई मैं उनको माफ नहीं कर सकता, लेकिन भाई उसके बावजूद भी उनके ओहदे में लगातार वृद्धि की गई।
तो आपने तो उनको बोलने से पहले ही माफ कर दिया था, दुनिया को दिखाने के लिए बयान दिया था। तो इस समय एक स्थिति है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि भारत में जो पूरी लड़ाई है वो लड़ाई गोडसे बनाम गांधी की लड़ाई है। और यहाँ पे G20 का जो पूरा मामला है, जो आपने अभी कहा कि G20 के लोग भी भारत को जो सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान के पीछे भी भारत का वो गांधीवादी नजरिया है। आप सोच के देखिए कि आज अगर अफ्रीकन यूनियन के लोग अगर उनको शामिल किया गया और अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ रिश्ते हैं, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को कैसे भूल सकता है? 1950 के दशक में अफ्रीका के साथ बनाए रिश्ते, 60 के दशक में बनाए हुए रिश्ते, 70 के दशक में बनाए हुए रिश्ते, जब अफ्रीका उपनिवेशवाद से संघर्ष कर रहा था, तो उस उपनिवेशवाद में भारत का सहयोग भी था और भारत के गांधीवादी मूल्यों का भी सहयोग था। हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के इस पूरे आंदोलन को देखा है, नेल्सन मंडेला के उस आंदोलन को देखा है, जो गांधीवाद से कितना ज्यादा प्रेरित किस्म का पूरा आंदोलन रहा। तो देखिए आप, इनका बस तो चलता तब तो ये अपने नोट के ऊपर कब तक गांधी जी को हटा के अपना तस्वीर लगा चुके होते राजीव जी। ये इतने आत्ममुग्ध किस्म के व्यक्ति हैं कि वो अपने ही आत्म प्रशंसा में अब वो भारत का तो नुकसान कर ही चुके हैं, अब वो अपने पार्टी के नुकसान करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। इस देश के एक समय चक्र होता है, इस समय चक्र ने अब निर्णय ले लिया है कि अब आपकी विदाई तय है, आप जाइए। अब थोड़ा देश को शांति के साथ देश को जीने दीजिए, तो जियो और जीनो दो का जो पूरा सिद्धांत है उसके ऊपर आप आ जाइए। आप सोचिए, सही अभी कह रही थी कि भाई आपने 2016 में नोटबंदी लगा दिया, 2017 में GST लगा दिया, पूरा असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया राजीव जी इन्होंने। और आप बताते हैं कि देखिए GST का हमारा कलेक्शन बढ़ गया। वो कलेक्शन किसका है? वो कलेक्शन तो आपके अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों का कलेक्शन है, लेकिन जो छोटे छोटे व्यवसायी थे वो तो समाप्त हो गए, वो तो अब कहीं के नहीं बचे। तो उनको खत्म करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आपने चंद उद्योगपतियों को दे दिया। ये यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है, और वो इस मामले को लेके जो टीम इंडिया जो तमाम तरह की चीजें रणनीतियां लगा रही है, उसको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ पूरे लोग देख रहे हैं राजीव जी।